Greetings from Finesse and welcome to HR Tips Practical that create results magical. एक चीज का मैं आपको वादा करूंगी कि आपको इस चैनल पे कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, हम सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करते हैं। जब भी हम एचआर के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी कॉस्ट आ जाती हैं, पेरोल कॉस्ट, कंप्लायंस कॉस्ट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट कॉस्ट, एनुअल डे कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम एचआर को कॉस्ट सेंटर से प्रॉफिट सेंटर कैसे बनाएं। बहुत सारे वीडियोस में हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम उसे रिटेन नहीं कर पाते, तो मैंने आपके लिए एक एक्रोनिम क्रिएट किया है। वो सब एलिमेंट्स जो हमें चाहिए कॉस्ट सेंटर से प्रॉफिट सेंटर में मूव करने के लिए, मैंने उनका एक एक्रोनिम बनाया है और एक्रोनिम बहुत सिंपल बनाया है, प्रॉफिट। P, परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर। R, रेशियोज जो हमें बिजनेस में कंटिन्यूअसली स्टडी करने चाहिए। O, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड सैलरी बैंडिंग। F, FOMO, fear of missing out and firing the non-performers. I, incentives, variable salary and T, training. सबसे पहले अपन मूव करते हैं परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर पे। उसके पहले फॉर अ मिनट आई वुड लाइक यू टू स्टेप आउट इनटू योर गार्डन। आप देखेंगे कि आपके पास अलग अलग तरह के पौधे हैं। किसी को धूप ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को पानी ज्यादा चाहिए, किसी को पानी कम चाहिए, किसी को मैन्योर चाहिए, किसी को पेस्टिसाइड चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आप इंश्योर करते हैं कि आप हर प्लांट को उसकी ही तरह से ध्यान रखें। व्हाई? बिकॉज यू आर वेरी फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, द आउटकम। यू वांट अ ब्यूटीफुल गार्डन। और ये चीज हमें याद करनी पड़ेगी जब हम अपने एम्प्लॉइज को हैंडल करते हैं। अल्टीमेटली वी वांट रिजल्ट्स, वी वांट प्रॉफिट्स एंड वी वांट परफॉर्मेंस। तो मैं आपको ये बताती हूं कि हम परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपके गोल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। आधी ज्यादा कंपनीज में मैं ये देखती हूँ एम्प्लॉइज को गोल क्लैरिटी नहीं है और हर जगह अलग अलग गोल्स या नंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में घूम रहे होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास एक क्रिटिकल नंबर होना चाहिए। इट कुड बी अ प्रॉफिट नंबर, इट कुड बी अ सेल नंबर, इट कुड बी अ कस्टमर नंबर, इट कुड बी अ ज्योग्राफी नंबर। उस नंबर के हिसाब से आपको वो टारगेट ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू स्मॉलर पीसेस एंड आपको वो टारगेट ड्रिल डाउन करना पड़ेगा अप टू द लास्ट पर्सन। लेकिन गोल सेटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसके अंदर एम्प्लॉय का बाई इन होना चाहिए। तो गोल सेटिंग प्रोसेस में शुरू से एंड तक एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ऑब्वियसली वी हैव टू ट्रेन द एम्प्लॉयज हाउ टू सेट द गोल्स। उनको इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की एस्पिरेशंस को देखना पड़ेगा। तो गोल्स थोड़े से स्ट्रेच होने चाहिए बट अचीवेबल होने चाहिए। उनका बाई इन होना चाहिए और वो ड्रिल डाउन होने चाहिए अप टू द वेरी लास्ट माइल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक एम्प्लॉय को अप टू द लास्ट माइल ये पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है और वो कंपनी के गोल अचीवमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया। प्रेसिडेंट केनेडी वांटेड टू पुट अ मैन ऑन मून। अनफॉर्चुनेटली मैन ऑन मून उनकी डेथ के 1 साल के बाद हुआ। एक बार वो नासा विजिट करने गए एंड ही सॉ द जैनिटर, जो जना सफाई करता है, एंड ही आस्क्ड द जैनिटर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ही सेड, I am helping to put a man on moon. Beautiful. जिस दिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप टू द चौकीदार ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कंपनी का गोल क्या है और मेरा रोल उस गोल से कैसे कनेक्टेड है, द जॉब इज डन, वी विल परफॉर्म द बेस्ट। अब आपने गोल सेट कर दिए, उनको ड्रिल डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमें उन्हें अचीव करना है और अचीव करने के लिए हमें उन्हें कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ेगा। एक चीज जो हमने देखी है कि लोग रिव्यू करना भूल जाते हैं एंड ट्रस्ट मी, हम जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ऑपरेशनली काम करते हैं हम इंश्योर करते हैं कि रेगुलर रिव्यूज हों, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो रिव्यू होता है वो हो जाता है। रिव्यू से एक फायदा और होता है, हम उस टाइम के लिए नहीं वेट करते कि हम ये कह सकें ओह ये परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, रादर हमारे पास टाइम रहता है कि हम परफॉर्म कर पाए। आपने रेगुलर रिव्यू कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज करना। और क्योंकि हम
एग्जीक्यूशन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, मैंने एक चीज देखी है, क्या होता है कि एम्प्लॉय ए इस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, एम्प्लॉय बी इस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। थ्रू आउट द ईयर आप इस एम्प्लॉय से थोड़े से परेशान हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर जब परफॉर्मेंस इंसेंटिव या इंक्रीमेंट देने का टाइम आता है, आप बोलते हैं मेहनत तो इसने भी की है, फैमिली तो इसकी भी है, तो ऑलमोस्ट बराबर सा इंक्रीमेंट आप दे देते हैं। उससे क्या होता है, एम्प्लॉय ए डीमोटिवेट हो जाता है। वो कहता है कि जब इसको बिना काम किए अच्छा इंक्रीमेंट मिल गया, मैं इस लेवल पे क्यों काम करूं, वो इस लेवल पे आ जाता है। एम्प्लॉय बी कहता है कि जब मुझे बिना काम किए सब कुछ मिल ही गया, मैं इतना काम क्यों करूं, वो और नीचे अपनी परफॉर्मेंस बार गिरा लेता है। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस लेवल नीचे होता जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम एक परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर बनाएं। हमारे कॉन्वर्सेशंस, हमारी एक्टिविटीज, हमारे इवेंट्स, दे शुड बी अराउंड परफॉर्मेंस। पीपल शुड एंजॉय परफॉर्मिंग, और जो स्ट्रेस है वो परफॉर्मेंस के लिए होना चाहिए, नॉन क्रिटिकल इश्यूज पे कुछ नहीं होना चाहिए। अब हम कल्चर की बात करते हैं। कई बार एज कंसल्टेंट्स जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वो कहते हैं हमें तो अमेजॉन बना दो, और हम हमेशा कहते हैं कि आपको अमेजॉन, गूगल, XYZ बनने की जरूरत नहीं है। You should know what your culture is and you should be able to perform. जैक मा का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कमेंट था जब उन्होंने कहा था कि I want to hire people who can work for 12 hours a day. तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है, बट हमें भी मालूम है कि अलीबाबा कहां से कहां पहुंच गई जैक मा की स्टीवर्डशिप। ऑफ कोर्स जब उन्होंने स्टेप डाउन किया 2019 में, तो कंपनी का एक नया मैनिफेस्टो आया जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस की उन्होंने वैल्यू की बात की। तो आप 12 घंटे काम करते हैं, 5 days a week काम करते हैं, 4 days a week काम करते हैं, वो आपकी कल्चर है, बट अल्टीमेटली आपको ये इंश्योर करना है कि परफॉर्मेंस हो जाए। मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगी आपको यहाँ पे सैमसंग का, और वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके पौधे वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड है। नोकिया प्रैक्टिकली मार्केट लीडर था मोबाइल फोन्स में। सैमसंग ने डिसाइड किया टू चैलेंज देम, और एक स्ट्रैटेजी उन्होंने जो अपनाई, दे स्टार्टेड हायरिंग डाइवर्स पीपल। हिस्टोरियंस भी थे, स्कूल टीचर्स थे, म्यूजिशियंस थे, एक्स मिलिट्री थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करना चाहिए हमारे कस्टमर्स। कल्चर वही रहेगी जो सैमसंग की है, बट एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि डाइवर्स टाइप के एम्प्लॉयज अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए, एंड दैट्स द मंत्र। सो दिस इज परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर। अब रेशियोज, कुछ रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने चाहिए। रेशियो 1, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसको टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट, पेरोल है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, उससे डिवाइड कीजिए, उससे आपको पता चलेगा। प्रॉफिट पर एम्प्लॉय। एक कॉस्मेटिक कंपनी है काइली, जिसने बहुत बड़ा $1 बिलियन बिजनेस खड़ा कर दिया था विद 5 और 6 एम्प्लॉयज, हालांकि उसके बाद उनके एम्प्लॉयज बढ़े। तो ये रेशियोज मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एज a percentage of your profit. So ये सारे ratios। Attrition बहुत important है, क्योंकि cost of hiring a new employee is very very high. Again, attrition कब हो रहा है? 0 to 3 months में हो रहा है, 3 to 6 months में हो रहा है, more than 5 years में हो रहा है। Everything has an impact on the business. Cost of hiring हमारी कितनी है? जिन businesses के साथ हम काम करते हैं, हम इसमें 50 मेट्रिक्स हैं जिनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं टू मेक श्योर कि हमारा HR प्रॉफिट सेंटर बना रहे। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और सैलरी बैंडिंग पे। हमें अपना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत केयरफुली देखना चाहिए। आप देखेंगे कई बार रोल्स के अंदर डुप्लीकेसी है, बहुत सारे लोग सेम रोल कर रहे होते हैं। सबसे पहले डुप्लीकेट रोल्स को कंसोलिडेट करके सिंपल रोल्स बनाइए, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्रिएट कीजिए। डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारी ट्रांसलूसेंसी क्रिएट कर लेते हैं और हमें नहीं पता चलता किस जने का क्या रोल है। हमें रोल पता होना चाहिए, डुप्लीकेसी हमें खत्म कर देनी चाहिए। मैन पावर ज्यादा या कम दोनों ही खराब होते हैं, इसलिए हमारी मैन पावर डायमेंशनिंग होनी चाहिए। मैं आपको हॉस्पिटल के 2 एग्जांपल्स दूंगी। एक बार हमें एक हॉस्पिटल ने इनवाइट किया कि आप हमारी नर्सेस को मोटिवेट कीजिए, दे आर वेरी डीमोटिवेटेड।
तो हमने जब जाके स्टडी किया तो NABH की गाइडलाइंस होती हैं हॉस्पिटल में, जहां पे वो बताते हैं कि ICU के अंदर क्या रेशियो होना चाहिए बेड इज टू नर्स का, MICU में क्या होना चाहिए, NICU में क्या होना चाहिए। और ये रेशियोज बहुत साइंटिफिक हैं क्योंकि उन्होंने एक लिस्ट बना रखी है कि नर्स को क्या क्या काम करना है ICU में, NICU में या MICU। सो फॉर एग्जाम्पल ICU में एक बेड पे एक नर्स चाहिए, पर यहाँ पे स्टाफ की कमी थी तो 2 बेड पे एक नर्स काम कर रही थी। उसके पास 8 घंटे हैं और 50 चीजों की लिस्ट है जो उसे NABH के हिसाब से करनी ही पड़ेगी। तो वो चेरी पिकिंग करती है, 25 इस बेड पे कर दी, 25 इस बेड पे कर दी। अगली नर्स अगली शिफ्ट में आई, उसने दूसरी 25 कर दी, कुछ और 25 कर दी। तो वो डिमोटिवेटेड नहीं थे, वो ओवरवर्क थे। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। इसी हॉस्पिटल का जो OPD था वो 8 से 3 बजे तक चलता था, लेकिन बाकी लोगों की जो शिफ्ट थी वो 9 घंटे की थी। तो ये जितने भी असिस्टेंट्स होते थे, ये जब फ्री हो जाते थे, ये बाकी लोगों को डिस्टर्ब करते थे। तो कई बार प्रूडेंट होता है कि हम जितना काम है उतनी ही शिफ्ट बनाएं। सैलरी बैंडिंग पे हमें ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। क्या होता है कि जब बिजनेसेस कुछ टाइम तक ऑपरेट करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ बढ़ते जाते हैं। लेट अस से एक रोल है जिसकी कॉस्ट है 25,000, बट हमारे पास एक 15 या 20 साल पुराना एम्प्लॉई है जिसकी कॉस्ट बढ़ते 50,000 हो गई। ये सब केसेस बिजनेस को अनकॉम्पिटिटिव, इनकॉम्पिटिटिव बनाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको सैलरी बैंडिंग और रोल की कॉस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप सही कॉस्ट पे लोगों को हायर करें। इसके भी सोल्यूशन होते हैं कि अगर आपको एम्प्लॉइज को, क्योंकि लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको उनको रिटेन करना है तो बिना फिक्स्ड सैलरी बढ़ाए हम उनको कैसे अपने साथ मोटिवेटेड वे में आगे लेके चल सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विद अस। उसके बाद आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये पुराने जमाने की बात है कि जब हमने जो कंपनी ज्वाइन कर ली, जिंदगी भर हमें उस कंपनी में काम करना है। आज आपको मेरिट पे ही कंपनी में रहने दिया जा सकता है और इसीलिए मैं कहती हूँ फियर ऑफ मिसिंग आउट, परफॉर्म और पेरिश। जैक वेल्च ने ये थ्योरी स्टार्ट की थी और बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज इसको फॉलो करती थी, जिसको वो कहते थे 20-70-10। 20% एम्प्लॉइज सुपर परफॉर्मर्स होते हैं, 70% एम्प्लॉइज वाइटल परफॉर्मर्स होते हैं जिसको कहते हैं माइटी मिडिल, और 10% होते हैं नॉन परफॉर्मर्स। और वो ये कहते हैं कि इन 10% लोगों को हर साल हमें हटा देना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस थॉट प्रोसेस से डिसएग्री करती हैं, लेकिन एक बात तो है, अगर कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है वी हैव टू लेट दैट पर्सन गो। क्योंकि क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, लेजी हैं, और फिर भी वो कंपनी के साथ कंटिन्यू करते हैं, कहीं ना कहीं ओवरऑल मोरल बाकी लोगों का भी कम होता है। हालांकि इसकी एक प्रोसेस होनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर रहा है, हमारा आइडिया ये नहीं है कि हमें उसे जल्दी से निकालना है या उसे फायर करना है। हमारा आइडिया ये है हम उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, उसे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पे डालें। बट अगर वो नहीं परफॉर्म करता है तो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू लेट दैट एम्प्लॉय गो। उसके बाद आता है इंसेंटिव वेरिएबल सैलरी। इट इज अ गुड आइडिया कि हम एम्प्लॉइज की सैलरी इस तरह से स्ट्रक्चर करें कि एक पार्ट फिक्स्ड रहे और एक पार्ट वेरिएबल रहे। और ये जो वेरिएबल सैलरी होती है ये आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आपका क्या आउटपुट है आपके फंक्शन में, आपके क्या KPIs हैं, आपके क्या KRAs हैं। अब इसका जो सिंपल थंब रूल होता है वो ये होता है कि जो सीनियर लोग होते हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव हायर होता है, वो 30 से 40% हो सकता है। जो जूनियर एम्प्लॉय है, एंट्री लेवल एम्प्लॉय है, वो क्योंकि डिसीजन मेकिंग इतनी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और नॉन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, तो 5 से 10% रख सकते हैं। तो जो वेरिएबल सैलरी है हम 5% से 40% तक रख सकते हैं। अब इसको पे आउट कैसे करेंगे? पे आउट करने के लिए हम एक किटी बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बेसिस पे एक अमाउंट डिसाइड होगा, फिर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देखते हैं और फिर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस देखते हैं। अगेन इसके अंदर वेटेज अलग हो जाती है। जो जूनियर एम्प्लॉय है उसको मैक्सिमम वेटेज मिलती है उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए, और जो सीनियर एम्प्लॉय है उसको ज्यादा वेटेज मिलती है
ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल साइड कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितना पैसा बनाया, एंड दिस इज हाउ इट शुड बी पेड आउट। ये क्या काम करता है? ये ग्रुप इंसेंटिव का काम करता है, बिकॉज हर जने को फिर इंटरेस्ट होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव करे और जीते। और फिर हम आते हैं ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है बिजनेस का। जैसे कि रिचर्ड ब्रांसन ने बहुत साल पहले कहा था, ट्रेन योर पीपल सो वेल दैट दे कैन लीव, ट्रीट देम सो वेल दैट दे डोंट वांट टू लीव। और ये लूप इन होता है हमारे फर्स्ट पॉइंट से कि कल्चर एंड परफॉर्मेंस। तो हमें कंटिन्यूअसली अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। लोग अगर स्टक हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी स्टक हो जाएगी। Amazon ने 2019 के एंड में कहा था कि वो अपने 1 लाख एम्प्लॉइज पे इन्वेस्ट करेंगे ट्रेन करने के लिए उनको, ताकि वो एक बेटर करियर ग्रोथ पे निकल पाए। सो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू विल नाउ turn HR into a profit center. Thank you very much for watching this episode. Weekend धमाका पे मैं लेके आ रही हूँ एक स्पेशलिस्ट को, मिस्टर पुनीत तलेरा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ओसवाल केबल्स में, और वो शेयर करेंगे कि वो नेटवर्किंग के थ्रू सेल्स और बिजनेस कैसे बढ़ाते हैं। So keep watching. Do like, share, subscribe our channel. प्रेस द बेल बटन, और आप मुझे टॉपिक्स भेजते रहिए जो आप चाहते हैं जिनके ऊपर हम बात करें। हैव अ नाइस डे, सी यू ओवर द वीकेंड।